गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस सत्र में हम बात कर रहे हैं समता और समानता को लेकर के। आप में से कोई एक हमारे शिक्षक साथी, मैडम, सर, कोई बता दीजिए एक दो वाक्यों में समता और समानता में क्या समझे हैं। सर, समानता का अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग को या प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व संसाधन प्रदान करना ताकि प्रत्येक का उत्थान बराबर हो सके। ठीक है। वहीं पे समता का अर्थ होता है कि सामने वाले की जरूरत को पहचान कर उसे संसाधन प्रदान करना ताकि सबका बराबर उत्थान हो सके और वो सबके बराबर मैडम के लिए ये चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है कि हम जो अभावग्रस्त हैं किसी भी कारण से, अपने समाज के लोग, अपने स्कूल में हमारे जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, हम कुछ वस्तुओं को प्रदान करते हैं समान रूप से, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा समता शब्द है ये विशेष फोकस करता है कि हम उसकी नीड को समझें। यदि उसकी जरूरत है अधिक मात्रा में तो अधिक हम दे दें। इसको बोलते हैं निष्पक्ष भाव। यदि हम एक दूसरा शब्द प्रयुक्त करें समता के लिए तो निष्पक्षता, पक्षपात पूर्ण रवैया हमारा न हो। तो फेयर इज नॉट ओनली कि सभी लोग, एवरीवन इज गेटिंग समथिंग। फेयर इज, जो निष्पक्षता का भाव यह है कि उनको जरूरत किसकी ज्यादा है, what they need to be successful। सफल होने के लिए उनको जरूरत किस बात की है उसको प्रदान करना समता है, इक्विटी है। अपनी स्कूल्स में यदि हम देखें तो इसके विभिन्न आयाम के रूप में कई ऐसे प्रकार हैं। जैसे पहली चीज तो यह है कि यदि हम निर्धनता पर बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसकी बात की गई है और इसकी आवश्यकता भी इसलिए पड़ी कि हमारे देश के सभी लोगों का उत्थान हो, ऊपर उठें। और स्पेशली इक्विटी की बात तो द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें की गई है। अंदर तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, लेकिन समता को प्राप्त कराने की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन बातों का उल्लेख है, कोई हमारे एक शिक्षक साथी बताएं। आप बताएंगे? और कौन कौन सी बातें हैं? बैठिए। बहुत सी बातें हैं, लेकिन निष्कर्षतः उसमें प्रतिष्ठा और समता की बात भी की गई है। जो लिखा हुआ है उसमें, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, कौन प्राप्त कराएंगे? हम भारत के लोग। शुरू में लिखा है सभी लोग मिलकर के, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए। फिर शब्द है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मितिमार शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कितनी अच्छी बातें की हैं। स्वयं कौन आत्मार्पित कर रहे हैं? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबल थॉट आता है कि भारत हमारा एक परिवार है। अपने परिवार में भी हम देखते हैं कि सभी के लिए जो आवश्यकता होती है उसको प्रदान किया जाता है।
घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जब कोई बीमार होता है तो सेब खरीद करके लाया जाता है। अब सेब तो सब लोग खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वो आवश्यकता होती है जो बीमार है, तो उसको सेब देते हैं, क्योंकि वो चावल दाल रोटी सब्जी जितनी आवश्यकता है नहीं खा पा रहा है। मम्मी की बात अलग होती है, मम्मी को जब दिया जाता है तो अपने छोटे बच्चे को दे देती है आधा निकाल करके, वहां पर ममता अलग होती है। कहने का तात्पर्य है अपनी विद्यालय में भी हमारे सभी विद्यार्थी हमारे लिए समान हैं। किसी भी जाति वर्ग समुदाय कास्ट जेंडर के आधार पर हम भेदभाव कहीं भी नहीं रखेंगे। अब उनको व्हाट दे नीड टू बी सक्सेस, सफल होने के लिए क्या आवश्यकता है, अर्थात यहां पर सफलता से तात्पर्य है विद्यार्थियों के लिए कक्षानुरूप दक्षता को प्राप्त करना। जिस कक्षा में विद्यार्थी है उस कक्षा की दक्षता, सभी विषयों की दक्षता को प्राप्त कराना, ये प्रमुख लक्ष्य है। और इसी के लिए पूरी योजनाएं हैं। हम रोज स्कूल जाते हैं, बच्चे आते हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, एमडीएम, छात्रवृत्ति, साइकिल का वितरण, जितनी भी पूरी संरचना है एजुकेशन की, केवल इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। अब यदि बच्चे में उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसी चीज को समझाने के लिए आपके एचएम्स लीडरशिप ट्रेनिंग में इक्विटी के बारे में बात की जा रही है। तो पहला हमारा फोकस ये है, हम जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं रखेंगे। अर्थात बालक और बालिका दोनों हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो शिक्षा प्राप्त कराने के लिए हम ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा विचार नहीं रखेंगे कि बच्चों को ज्यादा हम प्राथमिकता दें, बालिकाओं को कम दें। वर्तमान की स्थिति यह है कि ऐसा चल भी नहीं रहा है, हो भी नहीं रहा है, हमारे घर परिवार से लेकर के स्कूल तक। और अब तो अव्वल दर्जे में लड़कियां आती हैं, रिजल्ट निकलता है, लिखा ही रहता है कि इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी, उच्चतम स्थान ले आया, टॉप किए, तो सभी क्षेत्र में जा रही हैं, है ना। अब तो बोलने भी लगी है कि मैं ही क्यों खाना बनाऊं, आप भी बनाइए। तो वो तो अपनी थोड़ी व्यवस्था है अपने घर परिवार की, लेकिन यदि मान लीजिए कि ऐसा न हो कि उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम भोजन न बनाएं, हम भी भोजन बना सकते हैं, हम भी उनको परोस करके दे सकते हैं थाली। अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्कूल्स में भी जो बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं को किसी भी तरह से ऐसा न हो कि यही सबसे आगे इस काम को करें, बालक को भी प्रेरित करें। घर में हम बैठते हैं, हमारे पुत्र पुत्री दोनों बैठे हैं, जब पानी मांगते हैं तो बालक सोचता है कि ये तो मेरी बहन ही लाएगी पानी, और लेट कर दिए तो उसको फिर इंडिकेट करता है कि जाओ पानी लाओ। और जब पढ़ी लिखी, अब जब चर्चा होती है, बालिकाएं पढ़ रही है, तो मैं ही क्यों लाऊं, तुम भी जा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे मैं सुना हूं बोलते हुए। अब हम यदि इसको ऐसा वातावरण बनाए कि कौन क्या करे, ऐसा नहीं, सबको काम करना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, सबको उठना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, इस भावना से फिर समुदाय के जो लोग होते हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से सशक्त हैं, कुछ लोग आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। अब नहीं है तो उनके बच्चों की प्रतिपूर्ति करना है सफलता प्राप्त कराने में। कॉपी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कॉपी की व्यवस्था हम कर दें। यदि नंगे पांव आते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, पांव जब धूप में तप्त धरती पर रखते हैं तो कष्ट होता है, तो उनको हम शूज प्रदान कर सकते हैं, चप्पल दे सकते हैं, पेन नहीं है तो पेन प्रोवाइड कर सकते हैं। जिनको नीड है, वास्तविक नीड है। एमडीएम में भोजन बना, हमको अच्छी तरह से मालूम है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ऐसे परिवार से हैं, अति गरीब हैं, अथवा जिनके माता पिता उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, अथवा किसी कारण से सुबह ही चले जाते हैं,
बच्चा हमारे स्कूल में आता है बिना भोजन किए, कुछ बच्चे भोजन करके आते हैं। अब यदि हम समानता के रूप से सभी को बराबर भोजन वितरित करने के लिए निर्देशित करते हैं, तो जो बच्चे का पेट भरा हुआ है तो क्या करेगा कि उस भोजन को नहीं खा पाएगा, फेंकेगा ही। अब यहां पर ये सोचने की बात है कि जो बच्चा भूखा है, उसको ज्यादा आवश्यकता है भोजन की, तो उसको हम 2 रोटी उससे ज्यादा दिला दें। अभी चित्र में हम देखे हैं ना, इन्हीं सब बातों पर है। जिसको आवश्यकता नहीं है तो उस चीज को न लेकर के दूसरे को दे दे। तो ये बात हो गई हमारी संसाधन पर। अभी हम बात किए हैं रिसोर्सेस जो एजुकेशन में बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, बताई जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है टीचिंग मेथडोलॉजी। जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं वहां पर समता कैसे रखेंगे। हम कक्षा में गए, अपनी विषय वस्तु के टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं कि धीमी गति से सीखने वाले हैं, जल्दी नहीं सीख पाते हैं। अब ये तो समानता हो गई कि हम एक ही प्रकार से, एक ही विधि से सभी बच्चों को सिखा दिए। क्या करेंगे मार्ट साहब ऐसे बच्चों के लिए जो धीमी गति से हैं? आप सुने हैं? आवाज नहीं जा रही क्या हमारी? तो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? चलिए, अगर जो सुने हैं वही बताएं। ऐसे बच्चों के लिए क्या करें? लीजिए, बोलिए। पहले हमारा प्रश्न क्या है उसको दोहरा करके फिर आप उत्तर को बताइएगा। प्रश्न बताना है क्या है? हाँ, हम क्या पूछ रहे हैं, फिर आप क्या बताना चाह रही हैं? कि हम क्लास में गए और ठीक है। किसी विषय पर हमने बच्चों को पढ़ाया। ठीक है। सभी बच्चे एक जैसा नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो जो बच्चे कमजोर हैं उनको कैसे बराबर में लाया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न था। हाँ, अब इसका उपाय क्या है? इसके लिए हम जो बच्चे प्रबुद्ध हैं, कुछ होशियार हैं, उनकी भी मदद ले सकते हैं कि हमारे पास अगर समय कम है तो आप इनकी सहायता कर दीजिए, ये टॉपिक को आप थोड़ा समझा। इसके लिए क्या करते हैं? समूह का निर्माण करते हैं। समूह का निर्माण, समूह बनाते हैं ना। समूह में ऐसा बनाते हैं कि एक समूह में कुछ तेज गति से सीखने वाले बच्चे होंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होंगे। ऐसे समूह बना करके बैठाते हैं। एक तो ये समता का उदाहरण हुआ। ठीक है, और क्या करते हैं? और एक अलग से उनकी क्लास भी, रेमेडियल क्लास भी लेने का। ये बहुत अच्छी बात मैडम बोल रही हैं। ठीक है, क्लिपिंग करिए। मेन चीज हमारी है, उसको बोलते हैं अतिरिक्त कक्षा, रेमेडियल क्लासेस, उपचारात्मक शिक्षण। रेमेडियल क्लासेस का अर्थ यही पर क्लियर होता है समता के लिए। यदि कक्षा में आवश्यक जो दक्षता थी उसको प्राप्त नहीं कर सका, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हाँ, अलग से बैठा करके अतिरिक्त कक्षा संचालित करते हुए उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। मतलब उपचारात्मक, पहले उपचार करते हैं। उपचार में क्या करते हैं? पहले हम डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस होता है, स्वास्थ्य हमारा खराब, बुखार आती है, डॉक्टर क्या करते हैं? पहले पैथोलॉजी भेजेंगे, आप टेस्ट करा कर लाइए कि फीवर किस कारण से आ रहा है। अरे मलेरिया है कि नहीं? एक ही कारण तो नहीं है कि मलेरिया ही है, टाइफाइड भी हो सकता है और दूसरे भी कई ऐसे कारण हैं। तो जब डायग्नोस हो जाता है किस कारण से, हम उसको ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस कारण से नहीं सीख पा रहा है। कक्षा में सभी के साथ हेजिटेशन है, होता है ना, जब उम्र ज्यादा हो जाती है और कक्षानुरूप दक्षता नहीं रहती है, तब भी सीखने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, समस्या होती है, अथवा हमारे शब्दों को नहीं समझ पा रहा है। हम उसकी स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए बताएंगे। प्रत्येक शिक्षक को स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करना है। बच्चों के साथ जब हम करें, क्या होगा? उससे हमारा तालमेल अच्छा होगा, उनके साथ हमारा लगाव अच्छा होगा, निकटता स्थापित होगी, है ना। ये बहुत जरूरी है। कक्षा में सभी बच्चे जब आए, उनके साथ मुस्कुरा करके हम उनको बैठाएं,
निकटता स्थापित करने के लिए उनकी पीठ थपथपाएं, उनसे हम बात करें। बात ही करना, संवाद करना ही सभी समस्याओं का निजात है। जितनी भी समस्याएं हैं, और जब बात करेंगे तो निश्चित उसका उपाय निकल करके आता है। यदि हम पहले ही मान लें कि इसको हम जानते ही हैं पहले से, अब कुछ करते नहीं हैं, जब ऐसी समस्या होती है तो उसका उपाय नहीं निकल पाता है। अब बहुत सी गलतियां टीचर्स में हो जाती हैं कि कोई एक अच्छा बच्चा होता है लेकिन हम उसको ये मान लेते हैं कि नहीं सीख पाएगा, और आगे चल करके आप देखिएगा कि ऐसे बहुत उदाहरण हैं हिस्ट्री में कि स्कूल में टीचर ने कहा था कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, अच्छे अच्छे कार्य करके दिखा दिए। बहुत उदाहरण है इसके। टीचर ने तो एक बार लिख करके दे दिया था, एक साइंटिस्ट हैं, कि ये उसके अभिभावक पेरेंट्स को कि आपका बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि का, कुछ भी नहीं कर सकता है। बच्चे से पढ़ते बनता नहीं था, बच्चा लाया माँ को दिया और पूछता है कि माँ इसमें लिखा क्या है, तो माँ बोलते हैं इसमें ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, हमारी विद्यालय आपके बच्चे के लायक नहीं है, किसी और अच्छी संस्था में पढ़ाइए। फिर माँ जो है तो पढ़ाती है अपने बच्चे को, और बच्चा जब साइंटिस्ट होता है और माँ गुजर जाती है और उस पेटी को खोल करके देखता है, कागज जब पाता है, तब टीचर को पता चलता है टीचर क्या लिख करके दिए थे। तब अपनी माँ की महानता पर उसे गर्व होता है कि हमारी माँ ने हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाया। तो ऐसी भी बातें होती हैं कि कहीं हमसे भी गलती हो जाती है, तो हम कब ऐसा महसूस करेंगे कि सभी बच्चों को ये मानेंगे सभी उत्कृष्ट हैं। ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज यूनिक क्वालिटी। किसी भी क्षेत्र में कम है तो किसी में आगे है, जिसमें आगे है उसमें भी आगे बढ़ाएं। सचिन तेंदुलकर पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर थे, लेकिन एक उनके जो कोच रामचंद्र आग्रेचर जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और बैट और गेंद से इस तरह से अच्छी प्रैक्टिस करते हैं मैदान में जाकर के कि भारत रत्न तक पहुंचते हैं, हमारे देश के रत्न बने। उनके व्यक्तित्व के बारे में कक्षा 10वीं में पढ़ाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार सेना की नौकरी प्राप्त करने के लिए गए थे, असफल हो गए थे। बहुत बेचैनी थी, इतनी बेचैनी थी, कुंठा थी, और हाँ, वो नदी के किनारे टहल रहे थे, तो ऐसा उनको लग रहा था कि घर से जो पैसा मा करके लाया हूँ वो पैसे तो खर्च हो गए, जाकर के मैं जवाब क्या दूंगा कि नौकरी मिली कि नहीं मिली। तो उनके मन में कुछ बहुत ही गलत विचार आ रहे थे, सुसाइडिकल थॉट्स आ रहे थे। तो एक महात्मा जी उनको समझ जाते हैं, अपने आश्रम में लाते हैं, पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो अपनी कंडीशंस को बताते हैं, अपनी परिस्थितियों को। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आपका जन्म किसी बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ है, कोई बात नहीं है, छोटी सी नौकरी नहीं मिली। तो आते हैं अपने पिताजी के साथ, पिताजी नाव चलाते थे, तो नाव में भी बैठते हैं फिजिक्स किताब लेकर के। जब उनके पिताजी यात्रियों को उस पार दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं मंदिरों मस्जिदों में, तो बैठ करके वहीं पर फिजिक्स की किताब पढ़ते रहते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बने। हम उन एपीजे अब्दुल कलाम जो बिखरे जुल्फे वाले कलाम को सलाम करते हैं, अपने देश का राष्ट्रपति तक मनोनीत करते हैं, बनाते हैं, भारत रत्न मिलता है उनको। बहुत गरीब परिवार के थे। कहने का तात्पर्य गरीबी आड़े नहीं आ सकती, कोई भी परिस्थितियां आड़े नहीं आ सकती है, कोई भी परिस्थिति, लेकिन उसको प्राप्त कराने के लिए किसी एक टीचर की आवश्यकता जरूर पड़ती है जीवन में। हाँ, मार्गदर्शक हो, टीचर हो, या वह आत्म प्रेरित हो कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। तो ये तो बात हुई कि हम दक्षता को प्राप्त कराने के लिए विशेष प्रयास कैसे कर सकते हैं, समुदाय का सहयोग कैसे ले सकते हैं इन सब चीजों में। यही सब चीजें अभी क्रम से सब इसमें लिखी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समता में हम विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी बच्चा चाहे किसी भी वर्ग का हो। यहाँ पर देखिएगा कि विद्यालय में समता समूह के कुछ यहाँ पर वर्ग हैं, कास्ट के आधार में हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, लड़कियां, ट्रांसजेंडर। एक ऐसा समय था कि पुरुष वर्ग अपने को
कहीं महिला वर्ग से उत्तम समझता था। वैदिक काल में तो महिलाओं के बारे में आप लोग बहुत पढ़ी, बहुत बेसी हुआ करती थी, लेकिन कुछ ऐसा समय आया बीच में, लेकिन अब दोनों एक हो गए। फिर पुरुष और महिला जब मिल गए तो ट्रांसजेंडर को सोचते थे कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम वीडियोज में देखे हैं कि एक ट्रांसजेंडर किस तरह से अपने जीवन में एक अच्छी स्थिति पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, CWSN के छात्र हैं। CWSN मीन्स कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता उनको है, तो उनको प्रदान करके उस चीज की आवश्यकता है तो हम उनको लाते हैं आगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, संघर्षशील क्षेत्रों के बच्चे हैं, आघात तनावयुक्त बच्चे हैं, तनाव है किसी भी कारण से उनके जीवन में। डिप्रेशन, हम लोग बड़े हो गए हैं, साइकोलॉजिकल वर्ड है तो अच्छी तरह समझ जाते हैं कि हम तो बहुत डिप्रेशन में हैं। बच्चों में भी होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, टेंशन का वो बहुत बृहद रूप है, तो उनमें भी मनमुटाव होता है। कुछ बच्चे मिलकर के किसी बच्चे को चिढ़ाते हैं, अब वो बेचारा किससे बात कहे, टीचर के पास आएगा। यदि हम अच्छे शिक्षक नहीं हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे, उसकी भावना को भगा देंगे, तो उसको लगेगा कि हम किसको दुनिया में बोले। और डिप्रेशन तब होता है जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि मैं इस बात को किससे कहूं, कौन मेरा सलूशन निकाल लेगा। किसी मर्ज की तो दवा है, डॉक्टर बड़े बड़े हैं, ये मानसिक बीमारी है, तो अपने में ही उलझता रहता है और उसको लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं। ये बच्चों में भी होता है, चाहे पढ़ने के लिए लेकर के हो, चाहे बच्चों के बीच में कोई बातें हो, चाहे घर की कोई बातें हो। बच्चा पढ़ना चाहता है, माता पिता झगड़ालू हैं, लड़ते झगड़ते हैं रात भर, कैसे पढ़े। स्कूल आता है तो हम उसको पनिश्ड कर दिए, इसलिए कॉर्पोरल पनिशमेंट टोटली प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध है। जब तक हम उसके रीजन तक न जाएं कि किस कारण से पढ़ करके नहीं आया, तो हम उसको कहीं भी पनिश्ड न करें, कहीं मानसिक आघात तक न पहुंचाएं। उसकी भी समस्या को तुम समझे नहीं है किस कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, तो पहले हम जाने, और जब जानेंगे उसके रीजन को तब हम समता प्रदान कर पाएंगे। तो क्षमता प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है पहले कारण को जानना, समझना। तो ये विभिन्न यहाँ पर वर्ग हैं, इसको हम लोग देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जेंडर समानता। अब देखिए, जो जेंडर समानता के लिए समग्र शिक्षा में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। बालिकाओं के लिए स्पेशली जो है उनकी सुविधा को देखते हुए छात्रावास युक्त विद्यालय भी है, KGBP, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो संचालित है, छात्रावास वहीं पर बना रहता है, जिससे उनको कष्ट न हो, तकलीफ न हो, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो अवरोध है समाप्त हो जाए, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और स्कूल पहुंच तक उनका आवास नजदीक ही। ये तो सभी को वितरित हो रही हैं। लड़कियों को यूनिफॉर्म दिया जाता है, छात्रवृत्ति वगैरह भी दी जाती है। स्कूल बहुत खोले गए हैं, KGBP और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका विद्यालय, बालक छात्रावास, ये सभी संचालित किए जा रहे हैं। शासन के द्वारा, विभाग के द्वारा जितना कुछ हो रहा है तो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। निकल करके जो चीजें आ रही हैं कि क्या क्या अवरोधक चीजें हैं, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें सुविधा प्रदान की जा रही है। ये बहुत अच्छा है कि क्षमता मूलक कक्षागत के लिए एक चेकलिस्ट है। उस चेकलिस्ट में आप ये चेक करिए कि आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। नंबर 1, जैसे ही बच्चा कक्षा में आए तो उसका नाम लेकर के स्वागत करें। हाँ, जैसे अभी ट्रेनिंग वगैरह में कितनी अच्छी एक्टिविटी कराई जाती है। हम लोग जब टीचर्स ट्रेनिंग से शिक्षक संवाद में बताया गया था ना कि सभी ऐसे आएंगे और एक चार्ट चिपकाएंगे, हाई फाई करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसमें वो स्वागत के लिए ही एक्टिविटी है, प्रसन्नता के लिए।
शैलेंद्र सर अभी अपने विद्यालय में प्रवेशोत्सव में वीडियो शेयर किए थे, बढ़िया फूल की माला बनवाए थे। बच्चे आए, बच्चे को माला पहनाए, आरती किए, तिलक लगाए और स्वागत करते हुए कक्षा के अंदर ले गए। तो जब हम स्वागत करते हैं किसी का तो उसे वह चीज अच्छी और वो जगह अच्छी लगती है। हम रिश्तेदारी में जाते हैं, स्वागत नहीं होता है तो रिश्तेदारी कैसी लगती है? नीरस लगती है, अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि अब यहाँ से चल दें। अच्छे आओ भगत होते हैं, अच्छे से व्यवहार किया जाता है, अच्छे से बोलते हैं उस घर के लोग। ऐसा नहीं खाने की कमी तो किसी के पास नहीं है कि भोजन दे दिया, सोने के लिए दे दिया तो पूरी व्यवस्था हो गई। हम व्यवहार से संप्रेषण हमारा कैसा है, तो स्कूल में भी शिक्षक और छात्र के बीच संप्रेषण कैसा है, किन हाव भाव के साथ हम कैसा बोलते हैं, स्वागत कैसे करते हैं। नाम लेकर के बोलना बहुत ही आवश्यक है, बच्चे को नाम से पुकारना। ए तुम सीधे बैठ जाओ, कितना खराब लगता है। जब हम बोलते हैं सोहन, ध्यान से सुनो, तो सोहन शब्द से उसको एक आत्मीयता अंदर से लगाव एक उत्पन्न होता है जब हम नाम लेते हैं। अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम जानना चाहिए और नाम से पुकारना चाहिए, एजी ओजी नहीं, है ना। नंबर 2, सभी विद्यार्थियों से आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। आई कांटेक्ट मतलब ऐसे सबको देखें निगाह में, ठीक है, उससे ये लगता है कि जीवंत हमारी क्लास है। दूरदर्शन में समाचार जब आता है, नमस्कार करते हैं और समाचार सुनाते हैं, आप सो भी जाते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं, नमस्कार समाचार समाप्त हुए। अब सुनने वाले तो भले सो गए। तो हम कक्षा में जब हम नाम लेकर के बोलेंगे, खड़े करेंगे, पास बुलाएंगे, पीठ थपथपाएंगे, ग्राह्यता ज्यादा रहेगी। जब हम बात करेंगे तो अच्छी तरीके से ज्यादा सीखेंगे। बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, इशारों का उपयोग करके संदेश दें। सभी छात्रों से सवाल और राय महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं, जब पूछते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ ही विशेष वर्ग के बच्चों से पूछें, सभी से हम पूछें, आगे से भी, पीछे से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। कोई बच्चा रोज पीछे बैठता है तो उसको सामने लाइए, सामने बैठाइए बोल करके, रोहित पीछे क्यों बैठते हो, सामने आकर के बैठो। तो इस तरह के जब भाव रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुनिश्चित करें कि नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित सामग्री तथा कक्षा की अन्य दृश्य सामग्री विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दर्शाती हो, उनकी पहुंच में हो। अभी प्राइमरी जो कक्षाएं देखें, रनिंग बोर्ड बीच में चला था और कुछ लोग बनवाते भी हैं। मतलब बच्चे की हैबिट होती है ना कुछ बोर्ड में लिखना, तो रनिंग बोर्ड कक्षा में ही बनवा दिया जाता है कि बच्चे उसमें लिख सकें। हम लोग TLM वगैरह लगाते हैं, छोटे बच्चे बहुत ऊंचे ना लगाएं, उनकी पहुंच पर लगाएं। जो जिसकी ऊंचाई ज्यादा है तो पढ़ लेगा, कम ऊंचाई वाला नहीं पढ़ पाएगा। इन सब बातों पर विशेष ध्यान देने के लिए यह एक चेकलिस्ट है। तो इस तरह से मित्रों हम बात किए समता समानता पर। आप सभी बहुत ही ध्यान से, सहजता से हमारी बात को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।